Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने पिछला टॉपिक कंक्लूड किया है उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उससे करंट पास करते हैं तो उस वायर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, राइट। सपोज ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। क्रॉस का मतलब क्या हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, पेपर से अंदर की तरफ, राइट। डॉट मतलब बाहर होता है, तो ये क्रॉस है तो अंदर। इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, मान लेते हैं इसकी लेंथ L है, तो दिस वायर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? F इक्वल्स टू BI L साइन थीटा। दिस इज द फोर्स। ये फोर्स इस वायर के ऊपर एक्ट करेगी। B हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, I हो गया आपका करंट, L वायर की लेंथ एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इस सिचुएशन में IL और B जो है वो 90 के एंगल पे हैं। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वो कैसे निकालते हैं? राइट हैंड पाम रूल। आप करंट की डायरेक्शन में थंब और B आपका फिंगर्स B के डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप देखो पॉइंट्स, आपकी फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ B। फिंगर्स अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो ऊपर की तरफ लगेगी, और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बिल साइन थीटा। आपको ये अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अभी ये नहीं आता है, आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको ये इजी लगेगा समझने में। तो अगर एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है? फोर्स। अब अगर एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कॉइल का मतलब क्या है? सबसे पहले कॉइल समझना है। कॉइल का मतलब है बेटा, आपने एक वायर लिया और उससे एक क्लोज लूप बना दिया। क्लोज लूप आपका स्क्वायर हो सकता है, क्लोज लूप आपका एक सर्कल हो सकता है, क्लोज लूप आपका एक ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ये सारे के सारे कॉइल्स हैं। आपने एक वायर लिया और उसको ऐसे कॉइल कर दिया। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। सपोज इफ आई टेक दिस, ये मेरे पास एक टेप है, ऑर्डिनरी टेप जो घरों में यूज़ होती है। तो आप देख सकते हो ये कॉइल इस शेप की होती है। आपने एक वायर लिया, जैसे टेप की लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, आपने एक वायर लिया, उसको ऐसे कॉइल कर दिया, तो ये कॉइल बन गया आपका, ठीक है, वायर के साथ। अब ये कौन सी सर्कुलर शेप है, बट ये ऐसी शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रायंगल भी हो सकती है, राइट। अब अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, हमने ये कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, एक तो कॉइल और कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये भी आप पिछले लेक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको उसका आइडिया है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है फॉर्मूला बेटा NIA। N क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया आपका करंट, एंड A एरिया। जैसे अगर रेक्टेंगल है तो L इंटू B, अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, अगर आपकी ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये सारी चीज़ें बेटा अगर आपको आती होंगी तो आपको इजी लगेगा, चीज़ों को समझना जो है वो आसान लगेगा। तो NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट एंड A इज द एरिया ऑफ द कॉइल। यह आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी आपके पास। उसके बाद आपको टॉर्क निकालना आना चाहिए। टॉर्क क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। बेटा टॉर्क क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उसको चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको धक्का दो, तो जब धक्का दोगे वो चल जाएगा। इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट पे है, आपने पुश किया तो वो थोड़ा आगे चला जाएगा। अगर आपको रोटेट करना है किसी चीज़ को, तो रोटेट करने के लिए धक्का सफिशिएंट नहीं है, फोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट। तो क्या चाहिए बेटा? टॉर्क चाहिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स।
राइट। अभी आपको मैं सिर्फ वो टॉर्क के बारे में बता रहा हूँ जो क्लास 12th के लिए चाहिए, अदरवाइज ये पूरा चैप्टर होता है बेटा क्लास 11th के अंदर। तो टॉर्क को पहले थोड़ा समझते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगाई, ये F और ये F। सर क्या फोर्सेस इक्वल होना ज़रूरी है? नहीं है, लेकिन अभी जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर केसेस में फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो जब दो फोर्सेस लगती हैं इक्वल एंड ऑपोजिट तो टॉर्क आता है बेटा। अब इस टॉर्क की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं इसके लिए आपको टॉर्क कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ जो कि हमें अभी यूज़ होगा, राइट। अदरवाइज टॉर्क खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, ये फोर्सेस को एक्सटेंड कर देना है। फोर्सेस को एक्सटेंड किया तो आपके पास दो लाइंस आ जाएंगी। इन दो लाइंस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ये r है, तो टॉर्क जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेटा r इंटू एफ। अगर r को आप f से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि क्या चाहिए, एक ये फोर्स लगी होगी, एक ये फोर्स लगी होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, राइट। तो आपने उस फोर्स को एक्सटेंड कर देना है, इस फोर्स को एक्सटेंड कर देना है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये आपके पास टॉर्क आ जाएगा r इंटू एफ, राइट। इसको हम मूवमेंट ऑफ द कपल भी बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ द कपल। ये r जो है ये इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल, राइट। इन दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आर्म ऑफ द कपल बोलते हैं। और ये f बेटा 2f नहीं लेना है, फोर्स f ही लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। लेट अस सी ये कैसे हमें हेल्प करता है, ये चीज़ों को समझने में हमें कैसे हेल्प करेगा। अब हम समझते हैं बेटा टॉर्क ऑन द कॉइल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बी लिख दिया है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। फोर्स ऑन ए कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब लेट अस सी हम क्या करते हैं, ये आपका हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट्स हमने लिए, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है। इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। इसको थोड़ा सा गैप को वाइड कर लेते हैं ताकि हमें कॉइल को बनाने में इजी हो जाए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रखा जाएगा। बेटा कुछ टॉपिक में आपको थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, राइट। ये आपकी कॉइल होगी इसके अंदर, P Q R S। अब ये कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, इससे करंट फ्लो कर रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द कॉइल। अब बेटा अगर इसके आर एस सेक्शन को देखो आप, आर से लेके एस तक का सेक्शन को हम ऑब्जर्व करते हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ से आप देख रहे हो तो बेटा करंट आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि मान लो ऐसे ऐसे करंट आपकी तरफ आ रहा है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके ऊपर फोर्स देखते हैं किस डायरेक्शन में लगेगी।
तो करंट आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, यानी ये फील्ड हो गया बेटा, करंट आपकी तरफ है। तो देखो हाथ किधर पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स है यहाँ पर वो लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको लिख देते हैं एफ। इस आर एस के ऊपर फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर आप क्यूपी को देखो, क्यूपी पर फोर्स किस तरफ लगेगी, क्यूपी के ऊपर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट हो गई। देखो इसमें करंट अंदर जा रहा है, यहां पे खड़े होके हम देख रहे हैं बेटा, ये सारा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूं। ये ऐसे है कॉइल, राइट, ये आपकी कॉइल, ये ऐसे है, आप इसको ऐसे देखो, ये कॉइल ऐसे है। अब इसमें करंट आर से एस, ये यहां से करंट ऐसे आया आपकी तरफ, लाइक दिस, ये आपकी तरफ करंट आ रहा है, यहां से ऐसे गया और ये ऐसे है। अब और फील्ड कैसे है, फील्ड ऐसे है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एरो, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर देखो करंट पी टू क्यू अंदर, पी से क्यू अंदर की तरफ, दिस इज द करंट, फील्ड इधर है। अब इस पे फोर्स देखो, करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, फील्ड इस तरफ, पुश नीचे की तरफ, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एस आर के ऊपर फोर्स किस तरफ लगी थी, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एफ नीचे आ गया। बट अगर मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूं, फ्रंट आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूं, ये पी एस, राइट, ये पी हो गया और ये एस हो गया। अगर आप देखो इस वाली वायर के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ है, यानी कि ये फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में एफ, और इस पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एफ, राइट। इसकी हमने ये लेंथ, इसको मान लेते हैं से बी, और इस लेंथ को हम मान लेते हैं एल। रेक्टेंगल हो गया, ये एल है और ये बी है। बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखेंगे एंड में। आपको सिमिट्री नज़र आएगी जो नेचर के अंदर है, और कैसी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है कि कम से कम फॉर्मूलों से ज़्यादा रिजल्ट निकल आए। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस इसको समझने के लिए। अब ये लेंथ कितनी होगी, एल। सर ये तो वही हो गया जो अभी हमने पढ़ा कि अगर दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हों तो वो टॉर्क जनरेट करती हैं। तो आप एक्सटेंड कर दो और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। ये ऑटोमेटिकली ही परपेंडिकुलर है बेटा। कैसे, ये जो वायर है इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, देखो, और दूसरी वाली वायर पे फोर्स ऐसे नीचे की तरफ, तो ये खुद ही परपेंडिकुलर है ये वाला डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला लेट अस सी, इस पे फोर्स कितनी लगेगी, एफ निकाल लेते हैं। एफ इक्वल्स टू बी आई बी साइन 90। फोर्स हो गया बी आई बी साइन 90 डिग्री। सर 90 एंगल कैसे आया, देखो करंट आपकी तरफ है ऐसे और फील्ड ऐसे है। करंट आपकी तरफ, हम यहाँ खड़े हुए हैं, और ये फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ, तो 90 का एंगल हो गया। तो फोर्स की वैल्यू आ गई बी आई बी साइन 90 हो गया आपका 1, तो बी आई बी ये आपका फोर्स आ गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब टॉर्क लग गया बेटा। टॉर्क का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टॉर्क क्या हो गया, बी आई बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एल, राइट। बी आई बी एल, इतना टॉर्क इस कॉइल पे एक्ट करेगा। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। अगर एन टर्न्स हो बेटा, सपोज एन टर्न्स हो, जरूरी नहीं है कॉइल की एक ही टर्न हो। अभी आपको मैंने बताया था कॉइल की एन टर्न्स भी हो सकती हैं, जो अभी मैंने आपको टेप का एग्जांपल दिया था। तो अगर एन टर्न्स होगी तो बेटा टॉर्क कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई, देखो बी इंटू एल, बी इंटू एल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन गया, एरिया ऑफ द कॉइल। सो ए, एन आई ए इंटू बी, ये टॉर्क आ गया, एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी। अभी मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, एन आई ए ये क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो यानी कि टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, M/B। देखो चीज़ें कितनी सिंपल होती जा रही हैं। सो अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू बी। M क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको अलग से हमें कैलकुलेट करना आता है सर, सिंपल है, N इंटू आई इंटू ए। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल के साथ। इसको भी हम एंड में 1-2 क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। सो टॉर्क इक्वल्स टू M इंटू बी आ गया। लेकिन बेटा ये एक पर्टिकुलर केस है, अभी हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल पे टॉर्क एक्ट करता है, उस टॉर्क को निकाला। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है बेटा, इसमें देखो एक और चीज़ आपको समझनी है। यहाँ से करंट गया, ये सर ये क्या है, ये आपका, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। आप क्लास 10th में भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हो, अब इसको आप बेटर समझ पाओगे। बेटा अगर ये स्प्लिट रिंग नहीं लगाए जाएं तो क्या होगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये देखो इसको फोर्स ऊपर लगी, इसको नीचे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कॉइल ऐसे, ओमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सर कैसे, अगर ये कॉइल है, इसको, इस एंड को आप ऊपर पुश करो और इसको नीचे, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है आपकी तरफ से, देखोगे घड़ी ऐसे घूमती है, राइट, तो ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आर्म है इस पर फोर्स लगी ऊपर और इस वाली इस पर फोर्स लगी नीचे। लेकिन जब ये आर्म यहाँ आ जाएगी इधर, अगर करंट वही रहा तो फोर्स इस पर ऊपर लग जाएगी। लेट अस सी, अगर ये जो वायर है इस पर फोर्स किधर लग रही है, ऊपर। अब जब ये घूम के इधर आएगी, अगर इसके करंट की डायरेक्शन उल्टी नहीं हुई तो क्या होगा, इस पर फोर्स अभी भी ऊपर ही लगेगी। तो बेटा ये कॉइल चक्कर नहीं कंप्लीट करेगी, ये फ्लिप करती रहेगी ऐसे, तो क्योंकि पहले ऐसे घूमेगी फिर ये ऐसे वापस आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए रोटेशन, तो यानी कि जैसे ही बेटा ये ऐसे घूम के यहाँ कनेक्ट होगी, ये अब RS ऐसे घूमेगा, ये जो रिंग है, रिंग इसका पार्ट है, ये जो है रिंग इस कॉइल का पार्ट है, तो ये रिंग घूम के इसके साथ टच हो जाएगी। रिंग का कनेक्शन बेटा इससे ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रश है एक जो ऐसे रिंग के साथ टच कर रहा है, अगर मैं आपको शो करता हूँ, ये रिंग है, इसके साथ ये ब्रश टच कर रहा है, तो रिंग ऐसे घूम रही है, रिंग इज गोइंग लाइक दिस। तो रिंग जब यहाँ ये ब्रश जो है ऐसे कनेक्टेड है, जोड़ा नहीं हुआ, सिर्फ टच कर रहा है, तो रिंग आधी घूमेगी, राइट, आधी घूम के ये इधर वाले ब्रश के टच हो जाएगी और दूसरी रिंग आके इसको टच कर देगी। तो उससे क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी। जैसे अभी करंट R2S है, जब ये कॉइल ऐसे घूम के यहाँ आएगी तो करंट जो है वो S2R हो जाएगा ऐसे। तो यानी कि आप इसके ऊपर, मतलब यही आर्म के ऊपर जब ये यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स नीचे ले आएगी, तो ये साइकिल घूमना शुरू हो गया। तो बेटा एक तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर बना दी, यही मोटर है बेटा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी से रोटेशन पैदा कर दी और फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाली है, रादर अभी से ही शुरू हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी से मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से हमने रोटेशन प्रोड्यूस कर दी है। तो ये इलेक्ट्रिकल कार्स में यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, राइट। 11th में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हीट से रोटेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो हीट से रोटेशन वहाँ कन्वर्ट की थी, यहाँ पर हम किससे कन्वर्ट कर रहे हैं रोटेशन, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड से। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी, यानी कि आप बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो मैग्नेट से और इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें कैसे रोटेट होती हैं, ये है, राइट। जितनी भी चीज़ें बेटा आप अपने आसपास देखते हो जिसमें मोटर होती है, आप सोचो फैन में मोटर होती है, रोटेशन हो रही है। आपका AC में मोटर होती है क्योंकि उसमें भी फ़ैन लगा होता है, और रेफ्रिजरेटर में मोटर होती है बेटा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में। तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, राइट। ओके, सो हमने टॉर्क निकाल दिया कि अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है M/B। लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, जब ये कॉइल ट्विस्ट होगी, अब देखना बेटा ध्यान से, जब ये कॉइल घूमेगी,
जब ये कॉयल बेटा घूमेगी तो क्या होगा, देखना, ये कॉयल मान लेते थोड़ी सी ऐसे ट्विस्ट हो गई तो क्या होगा, ये इट विल बिकम लाइक दिस। ये ऐसे हो गया, ये आपका L है। अब बेटा F और F देखो, इसके ऊपर जाने से ये ऐसे थे ना, ये ऐसे गया तो वायर पहले ऐसे थी, अब वायर यहाँ आ गई, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो बेटा, यहाँ पे जब वायर थी फील्ड ऐसे था, एंगल कितना था 90, ILB 9 sin 90, राइट। अब ये वायर यहाँ आ गई, अब भी क्या हुआ, अभी भी बेटा लेंथ तो उतनी है वायर की, करंट भी उतना ही है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। सर क्या चेंज हुआ, फिर कुछ नहीं चेंज हुआ बेटा, फोर्स उतनी की उतनी है। लेकिन अगर आप इन दोनों फोर्सेस को देखो, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, वो बीच का जो डिस्टेंस है इनका वो चेंज हो गया। देखो पहले ये फोर्सेस ऐसे थी, ऐसे, अब ये फोर्सेस ऐसे आ गई, क्योंकि इनको क्या करना है बेटा, ये जो वायर्स हैं ऐसे वाली, ये वायर्स हैं, इनके परपेंडिकुलर रहना है, तो वो ऐसे हो जाएगा। देखो आप ये रोटेट करें ना तो ये इट विल बिकम लाइक दिस। तो इन फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। अब देखते हैं कैसे। अब जो टॉर्क लगेगा वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बोला था फोर्स को एक्सटेंड करो और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब बेटा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, नॉर्थ टू साउथ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज एंड यू कैन सी करंट इज गोइंग फ्रॉम S to P, ये करंट जा रहा था आपका, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया किसमें, बी वेक्टर में और इस वेक्टर में। अब ये एंगल हो गया आपका थीटा, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा हो गया। तो बेटा F कितना हो गया, फोर्स तो हमारे पास वही सेम है, BIB sin 90। इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी हुई है, BIB sin 90, तो फोर्स तो सेम रहेगी। सर क्या चेंज हुआ, आप देखो अब ये फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया है। पहले डिस्टेंस L था, अब डिस्टेंस हो गया ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस बेटा, L cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा लो बेटा छोटी सी, अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा, आप देखो ये आपका पॉइंट है P और ये है आपका S, इसको मान लो T, ये डिस्टेंस निकालना है x मान लो इसको। सो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन L, तो x की वैल्यू L cos थीटा आ गई, राइट। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो बेटा एक फोर्स तो ये है, देखो इस पे जो नीचे लगी हुई है, और एक फोर्स इसके ऊपर लगी हुई है, तो टॉर्क कितना आ गया, BIB इंटू L cos थीटा, BIB इंटू L cos थीटा, राइट। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हमें और करना है बेटा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होती है, राइट। राइट हैंड थंब रूल से आता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे आती है, राइट हैंड थंब रूल के साथ। तो ये कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, थंब बाहर, तो अगर कॉइल में करंट ऐसे है तो इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। अब बेटा अगर आप इसको देखो, इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर हो गया, नीचे की तरफ। मैंने आपको बोला है कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, तो इसके अंदर करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, इट इज गोइंग लाइक दिस। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया, राइट। ये फ्रंट पोर्शन हो गया PS, ये R, तो R ये Q, राइट। तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, देखो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब बेटा जब ये घूमेगा, अब ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, राइट, इट गोज लाइक दिस। तो जब ये घूमेगा इसका डाइपोल मोमेंट हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होता है। तो बेटा ये ऐसे है, तो
जब ये ऐसे हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी उसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ये ऐसे हो गया, अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, देखो लेफ्ट की तरफ, पहले किधर थी, नीचे की तरफ। तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो किधर होगी, ऐसे ऐसे, राइट। पहले बेटा नीचे की तरफ थी, तो ये ऐसे हो गए ना, तो डाइपोल मोमेंट भी ऐसे चेंज हो गई। मैं यहाँ थोड़ा सा रफली बना देता हूँ। पहले बी ऐसे था, तो अब ये जब ऐसे हो गया तो बी इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, सॉरी एम जो है डाइपोल मोमेंट इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ये ऐसे था एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे था, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एम ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। ये मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, ये सो आप देख सकते हो थीटा और अल्फा इनका टोटल कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा 90 हो गया। तो यानी कि थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा आ गई। सो टाउ इक्वल्स टू बी इंटू आई इंटू एल इंटू बी, क्या बन गया बेटा, एरिया, और ये क्या बन गया, कॉस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस अल्फा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो टॉक इक्वल्स टू बी आई ए साइन अल्फा। अब मैंने आपको बोला था अगर n टर्न्स हो तो क्या करना है, सिर्फ हम लिख देते हैं टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन अल्फा फॉर n टर्न्स। अगर n टर्न्स हो, कॉइल में एक टर्न है तो ठीक है, अगर n टर्न्स हो तो ये बेटा, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, एन आई ए क्या होता है, हमने अभी डिफाइन किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का हमारा क्या फॉर्मूला बन गया है, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन अल्फा। क्या हमने पहले फॉर्मूला इस शेप का कोई देखा है? अब इसको बेटा कंपेयर करो, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने अगर एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिकैप भी दे दूंगा। तो एम बी साइन अल्फा बिल्कुल उसी शेप का फॉर्मूला आ गया है। यानी कि अगर एक कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कॉयल के ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट आता है, यानी कि उस कॉयल पे एक टॉर्क एक्ट करता है। उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एम बी साइन अल्फा। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉयल, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा क्या है, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में अगर इसको आप लिखोगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। अब इसके थोड़े से हम स्पेशल केसेस करते हैं, आपको एक दो चीजें बताता हूं। बेटा यही वो चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगी। आपने पढ़ाई है कि हमारे फॉसिल फ्यूल जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, राइट। पेट्रोल और डीजल तो ख़त्म होने वाला है, तो आपकी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी बेटा, एरोप्लेन्स कैसे चलेंगे, कुछ भी जो भी है वो चलने वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, जिन्होंने आगे इंजीनियरिंग करनी है उनको तो अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिसिटी से रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर लिया। तो हम इसके डिस्कशन लिखते हैं, क्या क्या हमने निकाला। फर्स्ट, whenever a coil is placed inside a magnetic field, whenever a coil is placed inside a magnetic field and a current
is passed through it, it experiences a torque which is given by tau equals to mb sin alpha. m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, b मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर आपने उसको रखा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर. ओके, सेकेंड, इफ अल्फा इक्वल्स टू 0, टाउ इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है? लेट अस सी इसका लोकेशन. इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मान लेते हैं कॉइल ऐसे है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो गया. मान लेते हैं बी भी ऊपर की तरफ आपने अप्लाई किया है. ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस कॉइल का है, मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ. मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपने ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया. बेटा ध्यान से समझना, ये कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन वो अलग है. आपको इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, किसी और चीज़ ने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया है. तो अब इस केस में टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि m वेक्टर और b वेक्टर क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में हो गए. अल्फा 0 और 180 पे भी देखो बेटा, अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों केसेस में टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा. ओके, थर्ड केस करते हैं. सर 180 का मतलब क्या है? मान लो b नीचे की तरफ लगा दो, और मैं लगा देता हूँ ये b नीचे की तरफ, भी आप लगा सकते हो. इन दोनों केसेस में ये कॉइल घूमेगी नहीं बेटा, इसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. लेट अस सी थर्ड केस. इफ अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन टाउ इक्वल्स टू मैक्सिमम. इस केस में टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा बेटा कितना? m इंटू बी. टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा m इंटू बी, राइट. अब बेटा थोड़ा सा आप पीछे जाओ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर एक हम, चलो फोर्थ पॉइंट एक बार थोड़ा सा रिकैप करके आपको समझाता हूँ. थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद काफ़ी कुछ पढ़ा जा चुका है तो कई बार थोड़ा सा हम भूल जाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि अगर एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये आपकी डाइपोल मोमेंट हो गई P, ये E वेक्टर है, ये आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P. तो इस पर टॉर्क लगता है कितना? P E साइन थीटा. दिस इज द टॉर्क विच एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा कॉइल इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल. कॉइल जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है. सर कैसे? हमने वैसे पहले पढ़ा है, आप चेक कर सकते हो पिछला लेक्चर. मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, आपकी तरफ कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल. क्लॉकवाइज मतलब आपकी तरफ साउथ पोल. तो बेटा आपकी तरफ साउथ पोल है तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा. यानी कि बन गया ना डाइपोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया. तो इसके ऊपर सारी की सारी टर्म्स जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी आप वो अप्लाई कर सकते हो. जैसे एक तो टॉर्क हो गया बेटा, टॉर्क यहाँ पे कितना आया है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसमें क्या यूज़ हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें क्या यूज़ हो गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड यानी B. थीटा, थीटा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल. यहाँ पर अल्फा हमने यूज़ किया था, तो अल्फा क्या है सर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर. ओके, सो PE साइन थीटा. इसमें हमने बेटा एक रिजल्ट निकाला था, क्या था? वर्क डन
अगर डाइपोल को रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ता है सर? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to turn the coil from say alpha 1 to alpha 2। तो कितना आ जाएगा बेटा? वर्क डन इक्वल्स टू एम बी कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। देखो बेटा, आई वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट, तो आप अगर स्मार्ट होगे तो आप ये एक साथ रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका टाइम बच जाए बेटा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल जो रिज़ल्ट यहाँ आ रहे हैं वही रिज़ल्ट यहाँ पे आए थे। अच्छा, इसमें एक और रिज़ल्ट आया था, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिफ्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल कितना हो गया? माइनस एम बी कॉस अल्फा। ये मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यस, रेफरेंस क्या होता है? जब एंगल 90 होता है। तो मान के चलते हैं जब एंगल 90 है, किस किस के बीच में बेटा? एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसको जीरो मान के चलते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट उसको माना जाता है। क्योंकि आपको पता है बेटा, जब तक आपने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया, पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग ही नहीं होता, उसका कोई सेंस ही नहीं होता। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि अगर एक कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कॉइल पर एक फोर्स टॉर्क एक्ट करता है। फोर्स तो जीरो होगी ना बेटा नेट, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आई थी। तो उस कॉइल के ऊपर क्या एक्ट करता है? टॉर्क एक्ट करता है। और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है? एम बी साइन अल्फा, राइट? एम बी साइन अल्फा। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट? अब इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं, सो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट अस से a coil has 20 turns and area 100 centimeter square. A coil has 20 turns and area 100 centimeter square and a current of 5 ampere passes through it. Find M। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस कॉइल का हमने फाइंड करना है। इफ दिस कॉइल is placed inside a magnetic field of strength 0.5 Tesla, 0.5 Tesla, as shown in the figure. Find the torque on the coil. कॉयल पे कितना टॉर्क लगेगा आपको ये बताना है, और इसका डायग्राम इन्होंने दे रखा है। ओके बेटा, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। कॉयल हैज 20 टर्न्स एंड एरिया इज दिस। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? N इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया? 20। करंट कितना हो गया बेटा? 5 एम्पियर। एंड एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मीटर स्क्वायर में। तो दिस इज योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट हो गया बेटा, एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो मैंने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर 1 कैसे आ गया? देखो 100 इंटू 100, 10⁴, 10⁴ इंटू 10⁻⁻4, तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा टॉर्क निकालो। टॉर्क का फॉर्मूला बेटा mb साइन अल्फा। ओके, m तो हमने निकाल लिया 1, b कितना दिया हुआ बेटा? 0.5। ओके, अब एंगल कितना देखना है बेटा? यहां पे ये कैच है, इन्होंने जो एंगल दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉयल के प्लेन में एंगल दिया है। यानी कि ये अगर कॉयल है बेटा तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, तो बेटा इन्होंने ये वाला एंगल 60 दिया, ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है। लेकिन जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसमें कौन सा एंगल चाहिए होता है? आपका जो एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो और बी के बीच में। तो बेटा ये एंगल अगर 60 है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, तो ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री, राइट। तो ये एंगल 60 नहीं यूज़ करना। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा जल्दी करते हैं तो जो एंगल आपको दिखाई देता है हम वही ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेना है। यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू टेक दिस एंगल, राइट। आपको ध्यान रखना है कौन सा एंगल लेना। हमें क्या कॉयल के साथ एंगल चाहिए? नहीं, उसके नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए, यानी कि ये। तो mb साइन अल्फा साइन 30 कितना आ गया बेटा? 0.25 न्यूटन मीटर, 0.25 न्यूटन मीटर, यानी कि इतना टॉर्क इस कॉयल के ऊपर एक्ट करेगा। दिस इज द टॉर्क विच विल एक्ट ऑन दिस कॉयल, राइट। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A coil is placed inside the magnetic field, as shown in the figure. What will happen to the coil? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। व्हाट विल हैपन टू द कॉइल? चार ऑप्शन दे रखी हैं बेटा। मूव लेफ्ट, सेकंड मूव राइट, थर्ड स्टार्ट्स रोटेटिंग, फोर्थ एक्सपैंड। ये ऑप्शन है बेटा। ओके, अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था बेटा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और आप एक क्लोज्ड फिगर उसके अंदर रख देते हो, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है बेटा वो ज़ीरो लगती है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगने वाली। कोई भी क्लोज्ड फिगर है, जैसे सर्कल हो गया बेटा, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी, यानी कि ये मूव लेफ़्ट या मूव राइट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स ही नहीं है तो बेटा किधर भी ये मूव नहीं करेगा। दूसरा स्टार्ट्स रोटेटिंग। अभी रोटेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? टॉर्क। रोटेट तो तभी करना शुरू करेगा कोई भी चीज़ अगर टॉर्क लगेगा।
तो अगर इसका देखो बेटा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर हो गया, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की तरफ, और फील्ड जो आपने अप्लाई किया है बेटा, इसका फील्ड नहीं जो आपने बाहर से अप्लाई किया हुआ है, बी वेक्टर, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, उसमें और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कितना एंगल आ गया, 0, तो टॉर्क भी नहीं लगेगा, तो स्टार्ट्स रोटेटिंग भी गलत हो गया, तो यानी कि फोर्थ आंसर आ गया। लेकिन क्यों, लेट अस सी। बेटा आप इसका छोटा सा टॉप कंसीडर करो, इस कॉइल का टॉप हिस्सा, मैं इसको जूम करता हूँ, ये टॉप का मतलब ये हो गया। अब इस छोटे से हिस्से पे फोर्स देखो किधर लगेगी, सर आई एंड बी अंदर, आई एंड बी अंदर, तो यू कैन सी दिस फोर्स ऊपर, यानी कि बेटा इस छोटे से हिस्से पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ओके फाइन, अब इस हिस्से को देख लेते हैं, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे छोटा सा हिस्सा बेटा इसका, तो करंट ऊपर जा रहा है। ओके, अब इस पे फोर्स किधर लगेगी, देखो करंट फील्ड अंदर ऐसे, यानी कि बेटा इस पे फोर्स इस तरफ। अब ऐसे इसके ऊपर देखते हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा है, तो करंट नीचे फील्ड अंदर, तो आप देख सकते हो ये इस तरफ करंट नीचे और फील्ड अंदर उस तरफ, यानी कि इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। इसके ऊपर फोर्स निकालो बेटा, ये इसको आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, तो इस तरफ करंट फील्ड अंदर नीचे की तरफ, यानी कि बेटा इस पे फोर्स नीचे, यानी कि यहाँ पर फोर्स नीचे। अब आप देखो ऐसे आप जब फोर्स निकालोगे हर एलिमेंट पे, तो आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड करेगा। नेट फोर्स 0 है, लेकिन बेटा अगर नेट फोर्स 0 हो तब भी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड या कंप्रेस हो सकता है, राइट। और वैसे भी हमने 11th में पढ़ा है, जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं बेटा वो शेप चेंज करती हैं। देखो पेन है, इसका बैलेंस्ड फोर्स लगाओ इधर से और इधर से बराबर, तो जब आप फोर्स लगाओगे बेटा वो स्क्वीज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, मतलब उसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉयल जो है वो एक्सपेंड करेगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर कि अगर एक कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है जो उसको घुमाता है बेटा। तो सोचो बेटा फर्स्ट टाइम किसी को जब ये स्ट्राइक किया होगा तो वो कितना खुश हुआ होगा कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी से भी, मैग्नेटिक फील्ड से भी चीज़ों को घुमा सकते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो यू कैन रोटेट। जैसे बेटा पहले घोड़ा गाड़ी बनी, उसके बाद स्टीम इंजन बना, स्टीम से चीज़ों को घुमाना हमने शुरू किया, तो बाद में किसी ने जब ये निकाला होगा कि ओके हम इलेक्ट्रिसिटी से भी घुमा सकते हैं, मतलब यानी कि एक और ब्रांच आगे आपके पास आ गई, एक और नया इफेक्ट आ गया कि रोटेशन कैन बी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये ब्रेक थ्रू हो गया एक तरीके का, नई चीज़, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा, और इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, एंड कोई भी जो आपको प्रॉब्लम है आप यू कैन प्लीज़ send it. I would try to answer the questions and work very hard. My best wishes. Take care. Bye bye.